बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आप सबका ठीक ठाक है? जैसे लास्ट लेक्चर में हमने कमर्शियल बैंक वाला चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 2 उसको स्टार्ट किया था। ये प्रिंसिपल ऑफ बैंकिंग की बुक है, काजी शहजाद एहतशाम की, हाई काउंट पार्ट 2 की। तो इसमें हमने जो है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक को हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। उसके हम प्राइमरी फंक्शंस जो है वो पढ़ चुके थे। ठीक है, इसके बेसिकली दो तरह के फंक्शंस हैं, एक प्राइमरी फंक्शंस है और एक सेकेंडरी फंक्शन है। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक की हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। इसके बाद हम डेफिनेशंस को ओवरव्यू कर चुके थे और इसके बाद हम इसके जो प्राइमरी फंक्शंस हैं उनको हमने जो है वो स्टडी किया था, जिसमें दो उसके बुनियादी जो है प्राइमरी फंक्शंस है कि रिसीविंग डिपॉजिट्स के किस किस तरह से आप डिपॉजिट करवा सकते हैं, कौन कौन से अकाउंट्स ओपन करवा सकते हैं डिपॉजिट करवाने के लिए, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट और फॉरेन करेंसी अकाउंट। उसके बाद जो एडवांसिंग लोन्स का दूसरा जो है प्राइमरी फंक्शंस के फर्दर कैटेगरीज में दूसरा फंक्शन जो एडवांसिंग लोन है, उसमें दो तरह के लोन है, एक अकॉर्डिंग टू टर्म है। ठीक है, यानी कि मुद्दत के लिहाज से लोन है, उसकी एग्ज़ाम को हमने स्टडी किया था, यानी कि उसकी काइंड्स को स्टडी किया था। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू इशू यानी कि इजरा के लिहाज से लोन किस किस तरह से हो सकते हैं, उनको हमने स्टडी किया था। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेकेंडरी फंक्शंस हैं, यानी कि कमर्शियल बैंक जो है उसके जो सेकेंडरी फंक्शन यानी कि सानवी फ़राइज़ हैं वो कौन कौन से हैं, आज उनको हम स्टडी करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट करते हैं इसको। सेकेंडरी फंक्शन में बेसिकली जो है इसमें मैं आपको ओवरव्यू इसका दिखा देता हूँ कि इसमें हमने किन किन चीज़ों को स्टडी करना है। सेकेंडरी फंक्शंस में सेकेंडरी फंक्शन में हमारे पास दो तरह की आगे फर्दर कैटेगरीज आ जाती है, एक एजेंसी सर्विसेज है और एक यूटिलिटी सर्विसेज है। ठीक है, तो फर्स्टली हम एजेंसी सर्विसेज को स्टडी करेंगे और उसके बाद फिर हम यूटिलिटी सर्विसेज को हम स्टडी करेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो मूव करते हैं एजेंसी सर्विसेज पे। तो अभी हम स्टार्ट करने लगे एजेंसी सर्विसेज। तो इसमें सबसे पहले जो है एजेंसी का मैं आपको मतलब बता देता हूँ कि एजेंसी सर्विसेज इसको क्यों कहा जाता है। ठीक है, बेसिकली एक थ्योरी है एजेंसी थ्योरी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसके कॉन्सेप्ट के ऊपर एजेंसी सर्विसेज का नाम दिया गया है इसे। ठीक है, एजेंसी थ्योरी क्या है, जिसमें जो है एक मालिक होता है। ठीक है, और उसका एक एजेंट होता है, यानी कि एजेंट ने मालिक के बिहाफ पे काम करना होता है। ठीक है, अब या फिर हम कह सकते हैं एक ऑनर होता है और इसका आगे एक जो है एजेंट होता है, जो ऑनर जिस तरह से कहेगा, ठीक है, एजेंट ने उस तरह से ही काम करना है। अब बैंकिंग के केस में जो है एजेंसी थ्योरी किस तरह से अप्लाई हो रही है, यहाँ पे जो कस्टमर है उसको बेसिकली जो है ऑनर कहा जा रहा है। ठीक है, यानी कि बैंक अकाउंट जब आपने खुलवा लिया तो उस बैंक अकाउंट के ऑनर आप हैं। ठीक है, और बैंक जो है एज अ एजेंट आपके लिए काम कर रहा है, यानी कि आपने जिस तरह की इंस्ट्रक्शंस बैंक को देनी है, इसमें चेक सर्कुलेशन कर ले या फिर डिविडेंड रिसीव कर ले या इंटरेस्ट पे कर दे या रेंट पे कर देने के, जिस तरह के भी ऑर्डर्स आपने स्टैंडिंग ऑर्डर्स देने हैं, उसके मुताबिक जो है बैंक ने अपनी सर्विसेज एज अ एजेंट के तौर पर परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो इसमें कस्टमर को ऑनर या मालिक कहा जा रहा है और बैंक जो है एज ए एजेंट के तौर पे जो है वो अपनी सर्विसेज परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको एजेंसी सर्विसेज का, इसमें हम इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही हम चीज़ों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जी कलेक्शन एंड पेमेंट्स ऑफ चेक। ठीक है, यहाँ पे कमर्शियल बैंक जो है वो कलेक्ट करता है चेक्स की पेमेंट को। ठीक है, और पे भी करता है कस्टमर के बिहाफ, यानी कि कस्टमर अगर कह दे कि मेरे अकाउंट से फलां बंदे को इतनी इस चेक के अगेंस्ट इतनी पेमेंट दे दो, ठीक है, तो कमर्शियल बैंक जो है उसके अकाउंट से अपने जो पर्टिकुलर कस्टमर के अकाउंट से पेमेंट करवा भी देगा और रिसीव भी करेगा। ठीक है, और कलेक्शन ऑफ डिविडेंड, बाज़ औक़ात जो है कस्टमर्स होते हैं बैंक के, उन्होंने कहीं किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे होते हैं। ठीक है, याद रखें जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो शेयर्स के ऊपर जो प्रॉफिट होता है उसको हम जो है डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आपने कहीं शेयर खरीदे हुए हैं तो आपको वहाँ से मतलब सालाना या 6 मंथ बाद डिविडेंड आ रहा है। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड है या फिर आपका फाइनल डिविडेंड है, तो वहाँ से आपको रिसीव हो रहा है। तो आपने बैंक को कहा हुआ कि आपने फ़लाँ जगह से मेरा फ़लाँ तारीख को या फ़लाँ मंथ में आपने डिविडेंड रिसीव कर लेना। ये भी एक स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं। इसके मुताबिक बैंक जो है आपके अकाउंट में डिविडेंड वहाँ से कलेक्ट करके ऐड कर देगा। तो ये एक एजेंसी सर्विस है बैंक की तरफ से अपने कस्टमर को। ठीक है, उसके बाद जो है परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, यानी कि बैंक कस्टमर अगर बैंक से रिक्वेस्ट करता है कि उसके बिहाफ पे कोई परचेज कर दे या सेल कर दे सिक्योरिटी, अगर कस्टमर ने कोई मतलब डिवेंचर या
शेयर्स खरीदें किसी कंपनी के, ठीक है। तो अगर वो चाहता है उनको सेल करना या कहीं और से ख़रीदना चाहता है तो बैंक की सर्विसेज ले सकता है। इस सूरत हाल में बैंक जो है अपनी सर्विसेज देगा और कस्टमर को जहाँ से वो कह रहा है उसको सिक्योरिटीज़ वगैरह की बाइंग एंड सेलिंग करके देगा, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? इसमें बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने महाना कोई इंश्योरेंस पे करनी है या फिर आपने रेंट पे करना है या सालाना कोई आपने चार्जेस हैं या इंश्योरेंस पे करनी है, ठीक है। तो उसके मुताबिक आप बैंक को एक ऑर्डर देते हैं, ठीक है, कि भाई मेरे अकाउंट से इतनी पेमेंट जो है आपने फ़लाँ अकाउंट में हर महीने ट्रांसफ़र करनी है। अब हर महीने आपको स्पेशल जाके बैंक को नहीं बताना पड़ेगा, आप एक दफ़ा ऑर्डर दे देंगे, भाई हर हर महीने मेरे अकाउंट से 200 रुपये रेंट आपने फ़लाँ अकाउंट में भेजना है या 600 रुपया इंश्योरेंस आपने फ़लाँ अकाउंट में भेजनी है, ठीक है। तो ये एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, जो इंस्ट्रक्शन स्टैंड कर रही है और बैंक इनके मुताबिक जो है काम करता रहेगा उस वक्त तक जब तक कि कस्टमर उनको खुद रोक नहीं देगा। तो इस किस्म की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, हिदायत हैं, उनको हम स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, जो कि मतलब चलती रहती हैं और कस्टमर्स जब तक उनको मना नहीं करता तो बैंक उसके मुताबिक अपने सर्विसेज परफॉर्म करता रहता है, ठीक है। उसके बाद बैंक जो है एज अ ट्रस्टी के तौर पर भी रोल प्ले करता है अपना, ठीक है। बैंक ट्रस्टी है ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर इन हिज कैपेसिटी। बैंक टेक्स केयर ऑफ अफेयर्स ऑफ इट्स क्लाइंट। बैंक अपने जो क्लाइंट्स के अफेयर्स हैं, डिफरेंट किस्म के जो अफेयर्स हैं उनके उनमें जो है एज अ ट्रस्टी के तौर पर रोल प्ले करता है, ठीक है। बैंक जो है अपने कस्टमर की इंफॉर्मेशन को लीक आउट नहीं करता। कस्टमर के साथ पर्टिकुलर कस्टमर के साथ जो मामलात हैं उनको जो है लीक आउट नहीं किया जाता, उनको ओपन नहीं किया जाता, ठीक है, एक्सपोज नहीं किया जाता, ठीक है। तो बैंक जो है एज अ ट्रस्टी के रोल तौर पर रोल प्ले करता है। इस तरह से बाज़ का जब कस्टमर है बैंक में अपने कोई कीमती अशिया या प्रीशियस मेटल्स जो है वो लॉकर में रखवाता है तो तब भी बैंक का रोल जो है एज अ ट्रस्टी होता है, क्योंकि बैंक पे एतबार किया होता है ना। ट्रस्टी का बेसिकली मतलब ये होता है कि जिस पर एतबार किया जाए, ठीक है। तो कस्टमर ने एतबार किया बैंक के ऊपर, तो इसलिए लिहाजा बैंक जो है कस्टमर के लिए एज अ ट्रस्टी है। तो वहाँ पे कस्टमर ने एतबार करके वहाँ पे पैसे रखवा दिए, ठीक है, अकाउंट में। कस्टमर ने एतबार करके वहाँ पे अपने लॉकर में चीज़ें रखवा दी, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखवा दिए, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक जो है एज ए ट्रस्टी के तौर पे रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स। बैंक में जो है आप अपने फंड्स को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है, बाय नॉमिनल कमीशन या नॉमिनल बैंक चार्जेस। बैंक आपके अमाउंट को एक जगह से या एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर देता है। फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट अल्फला बैंक में है, आप वहाँ से एमसीबी में अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो बैंक जो है आपको सर्विसेज देगा आपके एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में दूसरे बैंक में जो आपका अकाउंट है वहाँ पे आपकी अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगी। और इसके लिए बैंक जो है अपने माइनर से जो है नॉमिनल वो थोड़े से जो है कमीशन चार्ज करता है, ठीक है, अपनी सर्विस चार्ज होती है, कह सकते हैं। उसके बाद एजेंट। बैंक जो है एजेंट के तौर पर भी रोल प्ले करता है आपका। रिप्रेजेंटेटिव होता है कस्टमर का, ठीक है, एट होम एंड अब्रॉड, ठीक है। मतलब कि अब्रॉड की बात कर लें, ठीक है, या फिर होम की बात कर लें, तो बैंक जो है अपने कस्टमर का जो है एज अ एजेंट है। जिस तरह से कस्टमर कहेगा उस तरह से बैंक ने जो है अपनी सर्विसेज कस्टमर के लिए परफॉर्म करनी है, ठीक है। तो ये थी आपकी एजेंसी सर्विसेज, जिसमें जो है कस्टमर का जो रोल होता है वो एक ऑनर की तरह का होता है, ठीक है, और बैंक का रोल जो होता है वो एक एजेंट की तरह का होता है, ठीक है। बैंक तमाम सर्विसेज अपने मालिक के लिए नहीं कि अपने कस्टमर के लिए जो है वो परफॉर्म कर रहा है, और कस्टमर जिस तरह की इंस्ट्रक्शंस देगा उसके मुताबिक जो है बैंक उसके काम उसके लिए खदमात सर अंजाम देता जाएगा। और इस सूरत हाल में बैंक अपना कमीशन भी चार्ज करता है, अपने बैंक सर्विस चार्जेस भी जो है उसकी जो बैंक चार्ज वो भी इसमें नॉमिनल से चार्ज करता है, ठीक है, अपनी सर्विस अपनी खदमात की, ठीक है। तो ये थी जी आपकी एजेंसी सर्विसेज। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं यूटिलिटी सर्विसेज की तरफ, ठीक है। एजेंसी सर्विसेज के बाद जो है कुछ और भी सर्विसेज हैं जिन्हें हम यूटिलिटी सर्विसेज कहते हैं, ठीक है। इसमें भी डिफरेंट चीज़ों को हम स्टडी करेंगे। यूटिलिटी सर्विसेज में सबसे पहले आपके पास अब यहाँ पे जो है मतलब एजेंट और ऑनर वाला रोल यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स्ट्रा सर्विसेज है जो बैंक आपको दे रहा है, जैसे कि आप बिल्स की कलेक्शन करवा दिया, महीने बाद बिल आ गया, आप बिल की कलेक्शन करवा दी, आपने कोई करेंसी की एक्सचेंज करवानी बैंक से आपने करवा ली, ठीक है, या फिर आपने बिल ऑफ एक्सचेंज जो है डिस्काउंट करवाना आवास बैंक से करवा लिया। तो इस तरह से बैंक जो है अदर देन जो है मतलब जहाँ पे ऑनर और एजेंट का रोल प्ले ना हो रहा हो, अदर देन जो सर्विसेज दे रहा है वो यूटिलिटी सर्विसेज है, ठीक है, जिसमें डिफरेंट काइंड्स की सर्विसेज को हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे जो ऑनर और जो एजेंट वाला रोल नहीं होगा, ठीक है, उससे हट के हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मतलब
बाज़ लोग जिनका अकाउंट नहीं भी है, ये सर्विसेज उनको भी दी जा सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज की, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज में क्या है, बाज़ औक़ात जो है आपने फॉरेन ट्रेड करनी होती है, यानी कि आपने बाहर से चीज़ों को इंपोर्ट करना होता है, एक्सपोर्ट करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको डॉलर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो इसमें फिर बैंक आपके लिए सर्विसेज परफॉर्म करता है। बैंक डील इन फॉरेन एक्सचेंज विद द परमिशन ऑफ सेंट्रल बैंक टू फैसिलिटेट बोथ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन ट्रैवल, ठीक है। अगर एक बंदा बाहर जाना चाहता है या फॉरेन ट्रैवल करना चाहता है या बैरूनी इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए उसको जब जहाँ भी हो, जिस मुल्क में भी जाएगा, उस मुल्क की करेंसी दरकार होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बंदा सैरो सियाहत के लिए मलेशिया जाना चाहता है, तो मलेशियन करेंसी जो है उसको वहाँ पे चाहिए होगी, वहाँ पे सैर व तफरीह के लिए अपने जितना भी वक्त उसने गुजारना वहाँ पे। इसी तरह से अगर एक बंदा जो है इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहता है, बैरूनी तिजारत, बैरूनी मुल्कों के साथ जो है तिजारत करना चाहता है दूसरे मुल्कों के साथ, तो इसके लिए भी वहाँ पे उसको मतलब अगर कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है उससे, तो उसके लिए डॉलर चाहिए उसको। तो डॉलर उसको कहाँ से मिलेंगे, उसको कमर्शियल बैंक से डॉलर मिलेंगे, ठीक है। और कमर्शियल बैंक ये काम सेंट्रल बैंक की मर्ज़ी के बगैर नहीं करेगा, यानी कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसकी मर्ज़ी के बगैर ये काम नहीं होगा, ठीक है। नंबर सेकंड आपके पास है इजी मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इजीली आप जो है एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। इशूड चेक्स ऑफ बैंक्स आर कंसिडर्ड एज एन इजी मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज देयर प्रेजेंस मिनिमाइज द यूज ऑफ कैश इन बिजनेस ट्रांजेक्शन। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारा कारोबार जो है 90% जो आपका बिजनेस है वो क्रेडिट पे चल रहा है, ठीक है। यानी कि चेक्स के ऊपर जो है बात चलती है, 2 महीने का चेक दे दिया, 3 महीने आपने किसी को चीज़ें से सेल की हैं तो उसने आपको फ़ौरन कैश नहीं दिया, ठीक है। उसने आपको 2 महीने का चेक दे दिया, 3 महीने का चेक दे दिया, 2 हफ्तों का चेक दे दिया, वट जो आपकी आपस में कन्वर्सेशन हुई है, जो भी एग्रीमेंट हुआ उसके मुताबिक, ठीक है। तो बैंक जो है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है वो भी रोल प्ले करता है, ठीक है। यहाँ पे चेक्स का तबादला होता है, ठीक है, चेक्स का लेन देन होता है, और चेक्स का लेन देन जितना ज़्यादा होगा उतना जो कैश का यूज़ है वो कम हो जाएगा। जितना लोग मार्केट में चेक्स का इस्तेमाल करेंगे उतना जो कैश का यूज़ है वो कम हो जाएगा। तो बैंक जो है वो ईजी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। एक बंदे के अकाउंट में पैसे कटौती हो रही है और एक बंदे के अकाउंट में पैसे ऐड हो रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली इस तरह से इजी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब कि वैसे भी तो आपने कैश में पेमेंट करनी थी अगले बंदे को, लेकिन अगर आप चेक दे देंगे तो यहाँ पे कैश का इस्तेमाल नहीं होगा। बैंक एक अकाउंट में से निकाल कर दूसरे अकाउंट में पैसे ऐड कर देगा, जमा माइनस होगा सिस्टम के अंदर। कैश का जो फिजिकल जो है वो रोल को प्ले नहीं होगा वहाँ पे। तो इस तरह से चेक्स का तबादला हो जाता है, चेक्स की लेन देन हो जाती है, एक अकाउंट में पैसे ऐड हो जाते हैं और एक अकाउंट में पैसे लेस हो जाते हैं, ठीक है। जहाँ से पेमेंट होनी है वहाँ से अकाउंट में लेस हो जाएंगे, जहाँ पेमेंट जिसको पेमेंट देनी है आपने वो कैश नहीं लेगा, उसके अकाउंट में डायरेक्ट आप जो है पेमेंट लगवा देंगे। तो इस तरह जो है पैसों का जो है तबादला भी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है आर्बिट्रेटर का रोल प्ले करता है। बैंक्स एज एक्ट एज अ आर्बिट्रेटर एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द क्रेडिट वर्दीनेस एंड ट्रांजैक्शन ऑफ देयर कस्टमर टू सेटल एनी डिस्प्यूट। बैंक जो है, चूँकि बैंक में जितना भी रिकॉर्ड है वो सारा जो है वो एक डॉक्यूमेंटेशन उसकी की जा रही है, तहरीरी फॉर्म में हर चीज़, हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जा रहा है डेली बेसिस पे, ठीक है। तो इस तरह से जब दो बंदे जो हैं उनके दरमियान कोई डीलिंग होती है, ठीक है, और उसमें बैंक इन्वॉल्व होता है, तो वहाँ पे हर चीज़ डॉक्यूमेंट फॉर्म में होती है। अगर किसी बंदे ने किसी को पेमेंट की या कोई एग्रीमेंट किया तो बैंक उसमें इन्वॉल्व होता है। और अगर बाद में जाके एक बंदा अगर मुकर जाता है, कभी मैंने तो आपको पेमेंट की थी, अगला बंदा कहता है जी नहीं आपने कोई पेमेंट नहीं की, मुझे पेमेंट नहीं आई, तो वहाँ पे बैंक अपना रोल प्ले करेगा। उनके दरमियान का जो झगड़ा है वो ट्रांजैक्शन के तहरीरी रिकॉर्ड दिखा के उनका उनका जो झगड़ा है उसको दूर करेगा। भाई ये देखें आपने ये स्टेट को पेमेंट की थी और आपके अकाउंट में पेमेंट इस स्टेट को आ चुकी थी, ठीक है। इस तरह से उनका जो आपस का झगड़ा है उसको भी बैंक जो है वो दूर करता है। दरमियान में वो आर्बिट्रेटर का रोल जो है वो प्ले करता है, और जो डिस्प्यूट्स हैं, जो झगड़े हैं लोगों के आपस में, उनको जो है वो दूर करता है, ठीक है। और इस तरह से बैंक जो है अगर आप बाज़ जो है आपने इन्वेस्टमेंट कहीं करनी है, ठीक है, तो बैंक उसके लिए भी आपको जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, कि अगले बंदे की जो क्रेडिट वर्दीनेस है, ठीक है, कि अगला जिसके साथ आप डील करने जा रहे हैं कि उसका मार्केट के अंदर मुकाम कैसा है, ठीक है, या उसकी क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, जिसके साथ आप काम करने जा रहे हैं कि क्या वो एतबार के काबिल भी है। इस किस्म की इंफॉर्मेशन भी बैंक जो है अपने कस्टमर को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और कस्टमर, दो तरह की बातें हमने इसमें की हैं। एक तो बैंक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, लोगों की क्रेडिट वर्दीनेस के हवाले से। क्रेडिट वर्दीनेस के हवाले से बात, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप किसी पे एतबार करके आपने उसके साथ डीलिंग कर ली, ठीक है, कल को आपको वो पैसे नहीं मिल रहे, तो आपने कुछ चीज़ें सेल कर दी उसे,
और कल को बंदा जो है उसका दिवालिया हो गया, उसके हालात इस तरह के हैं, वो आपको आपकी जो चीज़ें आपने बेची हैं उसको उसकी पेमेंट ही अदा करने के काबिल नहीं है, ठीक है। तो जब आप डील करने जा रहे होते हैं किसी के साथ, तो बैंक उस वक्त आपको खबरदार कर देता है कि भाई ये जो बंदा है इसकी क्रेडिट वर्दीनेस इतनी अच्छी नहीं है, आप इसके साथ डील करके अपने पैसे ख़राब कर सकते हैं, ठीक है। ये बात बैंक जो है अपने कस्टमर्स को बताता है, इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देता है कि मार्केट में कौन बंदा जो है एतबार के काबिल है, किसके साथ डीलिंग करनी चाहिए और किसके साथ नहीं करनी चाहिए। और जो आपस में कस्टमर्स की डीलिंग है, उनके जो डिस्प्यूट्स हैं उनको भी जो है वो दूर करेगा तहरीरी रिकॉर्ड को सामने रख के, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। जैसे कि आप फर्स्ट ईयर फाइनेंशियल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ चुके हैं बिल ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक, तो वहाँ पे हमने जो है बिल ऑफ एक्सचेंज का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। फॉर एग्जांपल ए ने बी पे बिल ड्रॉ किया, बी ने एक्सेप्ट करके ए को वापस कर दिया। अब ए के पास 2-3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, या तो बिल जो है एंडोर्स कर दे किसी को, या बिल जो है मेच्योरिटी तक अपने पास रखें, या बिल जो है कलेक्शन के लिए बैंक को भिजवा दे, या फिर चौथा जो है बैंक से डिस्काउंट करवा ले, ठीक है। आप बैंक से जब चौथी ऑप्शन जब वो यूज़ करेगा बैंक से डिस्काउंट करवाएगा, तो इस सूरत हाल में क्या होता है कि बैंक जो है जो 3 महीने बाद कस्टमर को पेमेंट मिलनी थी वो उसको उसी रेट में दे देता है जिस रेट में उसने डिस्काउंट करवाया होता है बिल, ठीक है। अब जो है वेट जो है ए को नहीं करना पड़ेगा, यानी कि कस्टमर को वेट नहीं करना पड़ेगा 3 महीने। अब बैंक वेट करेगा 3 महीने, और 3 महीने बाद बी से बैंक को पेमेंट मिल जाएगी, ठीक है। जो बी ने ए को पेमेंट देनी थी वो बी ए को पेमेंट नहीं देगा, क्योंकि ए ने तो डिस्काउंट करवा लिया बैंक से, ठीक है। अब वेट किसने किया, बैंक ने किया। और अब एट द एंड जो मैच्योर 3 महीने गुजरने के बाद जब मैच्योरिटी डेट आएगी, तो बी जो है वो बैंक को पेमेंट कर देगा, ना कि बी ए को पेमेंट करेगा। ए तो पहले 3 महीने पहले डिस्काउंट करवा के पेमेंट ले चुका है। अब जब डिस्काउंटिंग होती है तो बैंक उसमें से कुछ पैसे, फॉर एग्जाम्पल 10,000 का अगर बिल है, तो बैंक सारे पैसे नहीं देगा, उसमें कुछ पैसे कुछ परसेंटेज कटौती कर लेगा अपने सर्विस चार्जेस के तौर पे, या डिस्काउंट जो है डिस्काउंटिंग जो की है उसका रेट लग जाएगा वहाँ, ठीक है। क्योंकि अब जो वेट करना है अब वो बैंक नहीं करना, बर्दाश्त कितने किसने करना, बैंक नहीं करना, तो इसीलिए जो है बैंक उसमें कटौती करता है ताकि इस बैंक को भी फायदा हो वेट करने का। तो बहरहाल कस्टमर की नीड भी पूरी होगी, उसको जो 3 महीने बाद पेमेंट मिलनी थी उसको आज की डेट में मिल गई, और बैंक को भी उसके सर्विस चार्जेस मिल गए जो उसने वेट करना है। इस तरह से ये भी एक सर्विस है, एक किस्म का क्रेडिट है, एक किस्म की लोन की फॉर्म है जो बैंक अपने कस्टमर को देता है। तो ये भी एक सर्विस है, इसको हम यूटिलिटी सर्विसेज में अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। अगर बैंक ये सर्विस ना दे, ठीक है, तो जो कस्टमर है वो फिर मजबूर है, उसको 3 महीने अपने अमाउंट का वेट करना पड़ेगा। बैंक की इस सर्विस के वजह जो है कस्टमर की ज़रूरत पूरी हो सकती है, उसको फौरी तौर पर बैंक से पेमेंट मिल सकती है, उसको 3 महीने वेट नहीं करना पड़ता। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर इसको मैं जूम कर देता हूँ। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट जैसा कि हम यहाँ पे बात करते हैं, हमने चेक्स की बात, चेक्स जो हैं ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट की बात कर लें, या लेटर ऑफ क्रेडिट जो है जब हम इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे होते हैं तो ऐसी खुलवानी पड़ती है। तो ये सारे के सारे आपके क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि आजकल जो 90% बिजनेस है आपका वो क्रेडिट पे हो रहा है, यानी कि उधार पे हो रहा है, ठीक है। अब उधार पे जब हो रहा है बिजनेस, तो इसका मतलब कि वहाँ पे कैश का इस्तेमाल नहीं हो रहा, ठीक है। नो यूज़ ऑफ कैश इन दैट मार्केट्स, कैश का इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो फिर किस चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है, उधार की डीलिंग्स में, क्रेडिट डीलिंग्स में जिन चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं, जिन इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट को हम क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स कह देते हैं। अब उसमें उधार की डीलिंग में हम चेक्स का इस्तेमाल करते हैं, फौरी तौर पे आपने पेमेंट अगर नहीं करनी किसी को, तो आप 2-3 महीने का चेक लिख के दे देते हैं, ठीक है। या आप जो है एलसी फॉर जैसे आपने बाहर से माल मंगवाना है, ठीक है, माल 6 महीने बाद आना, 6 महीने बाद पेमेंट करनी, लेकिन आपने आपने एलसी खुलवा के दे दी उसको कि अगले बंदे को इस बात की तसल्ली हो जाए कि पेमेंट मिल जाएगी। एलसी का मतलब क्या होता है, वो बेसिकली एक गारंटी होती है कि फ्यूचर में पेमेंट मिल जाएगी, इसको एलसी कहते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, क्रेडिट का एक लेटर है कि भाई क्रेडिट में माल आ रहा है, ठीक है, और इस चीज़ की गारंटी है। दो बैंक, इंपोर्टर का बैंक और एक्सपोर्टर का बैंक, जमानत के तौर पर जो है वो दरमियान में होते हैं, जमानत देते हैं कि भाई जो है कस्टमर पेमेंट कर देगा, ठीक है। और एक्सपोर्टर को भी मतलब तसल्ली दी जाती है कि आपको पेमेंट मिल जाएगी। बैंक, दो बैंक जो हैं दोनों तरफ से ज़मानत के तौर पर दरमियान में आ जाते हैं। तो बहरहाल जो क्रेडिट डीलिंग्स में जिन इंस्ट्रूमेंट्स का हम इस्तेमाल करते हैं मार्केट्स में, अपने इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर ले या होम ट्रेड की बात कर ले, उन इंस्ट्रूमेंट्स को हम क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रेड इन्फॉर्मेशन। बैंक्स कलेक्ट यूजफुल फाइनेंशियल एंड ट्रेड इन्फॉर्मेशन टू देयर कस्टमर्स। बैंक जो है अपने लॉयल कस्टमर्स के लिए, ठीक है, अपने गुड पोटेंशियल कस्टमर्स के लिए ट्रेड इन्फॉर्मेशन को जो है कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और उनको बताता है कि भाई आप अपनी अमाउंट जो है कहाँ पे उसका उसकी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है।
फाइनेंशियल एंड ट्रेड इन्फॉर्मेशन जो है अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है, उनको बताता है कि भाई इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सी जगह अच्छी है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन देकर वो अपने कस्टमर्स की जो माली कंडीशंस हैं, जो माली हालात या फाइनेंशियल कंडीशन है, उनको बेहतर बनाने की कोशिश करता है और एज ए अपने आप को लॉयल प्रेजेंट करता है अपने कस्टमर्स के आगे। ठीक है, कि बैंक जो है वो अपने कस्टमर के बारे में सोच रहा है, उनको ये प्रिटेंड करता है, ठीक है, उनको ये एक्सपोज करता है कि बैंक उनका ख्याल करता है, उनके साथ लॉयल है, उनके लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज तलाश कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से कस्टमर को भी जो है वो नई मार्केट में जो है वो खपना पड़ता है, तो बैंक से उनको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि बैंक जो है, बैंक का तो काम यही है कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करना। ठीक है, और अपनी जो प्रॉफिट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। ठीक है, तो इस तरह से वो कस्टमर के प्रॉफिट को पहले बढ़ाएंगे और बाद में जो है एट द एंड उसका अपना पीछे बैक एंड पे मकसद होगा अपने प्रॉफिट को बढ़ाना। नेक्स्ट इसमें है जी प्रीशियस आर्टिकल्स। ठीक है, आप जो है बैंक जो है आपकी जो ऑर्नामेंट्स हैं या डॉक्यूमेंट सिक्योरिटीज़ है, इंश्योरेंस पॉलिसी है, इस तरह के जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर आपके जो जेवरात वगैरह हैं, ये सोना चांदी आपकी कोई कीमती अशिया हैं, उनको बैंक अपने पास अपनी कस्टडी में रखता है। इनको हम कहते हैं प्रीशियस आर्टिकल। जो कीमती जो है चीज़ें हैं कस्टमर की, उनको अपने पास रखता है। ये भी एक सर्विसेज है। आपको लगता है कि आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे बहुत मतलब रॉबरीज वगैरह होती हैं, ठीक है, चोरी वगैरह होती है, थेफ्ट का वहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप अपनी जो चीज़ें हैं, अपने जो मटेरियल है, अपने जो ऑर्नामेंट्स हैं, ये जो जेवरात वगैरह हैं, या कोई आपकी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, या फिर आपने किसी जगह शेयर ख़रीदने या डिबेंचर ख़रीदने, कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपके पास, तो बैंक उनको अपने पास एज अ कस्टडी, एज अ हिफाजत के तौर पर रख लेगा, ताकि आप उनके ज़ाया होने का या उनके गुम होने का ख़दशा कम हो जाए, चांसेस कम हो जाए। उसके बाद जो है स्पेशल सर्विसेज है। बैंक जो है अपने जो कस्टमर्स हैं उनसे उनको डिफरेंट किस्म की सर्विसेज देता है, जैसा कि ज़कात जो है आप बैंक में जमा करवा सकते हैं, या उशर जो कि ज़रात के ऊपर जिन लोगों का ताल्लुक ज़रात के शोबे से है, ठीक है, ज़मीनों से है, वो भी पे ज़कात की जगह वो उशर पे करते हैं। ठीक है, यानी कि जो ज़मीन जिनका ताल्लुक ज़मीनों से नहीं है वो उनके लिए टर्म ज़कात की यूज़ होती है। ठीक है, और जिन लोगों का ताल्लुक जो है वो ज़मीनों से, ज़राअत के शोबे से है, तो उनके लिए टर्म जो है वो उशर की यूज़ होती है। ठीक है, तो लोग जो है अपनी ज़कात और उशर जो है बैंक में जमा करवा सकते हैं, और बैंक फिर जो है उसे गवर्नमेंट के खाते में जमा करवा सकता है, और वहाँ पे नीडी पीपल के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद रिसीट ऑफ हज एप्लीकेशन। लोग आजकल आप देखें कि बहुत सारे बैंक जो हैं हज के करीब जो है एप्लीकेशन रिसीव करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन को प्रोसेस करवाते हैं आगे। ये आजकल बहुत सारे कमर्शियल बैंक जो हैं ये सर्विसेज देना उन्होंने शुरू कर दी हैं। हज एप्लीकेशन जो है बहुत सारे बैंक जो है उनको रिसीव करते हैं और कस्टमर्स को की एप्लीकेशन आगे प्रोसेस करवाते हैं गवर्नमेंट से। उसके बाद इशुएंस ऑफ कर्ज़ हुस्ना। अल्लाह की राह में जो कर्ज़ा दिया जाता है जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है, उसको कर्ज़ हुस्ना कहा जाता है। तो बैंक जो है कर्ज़ हुस्ना भी जो है वो इशू करता है। उसके बाद जो है रिसीट एंड पेमेंट ऑफ बिल्स। ठीक है, बैंक जो है आपकी बिल्स जो हैं, यूटिलिटी बिल्स जैसे बिजली गैस पानी का बिल है, ठीक है, इस तरह के बिल्स जो हैं उनकी पेमेंट रिसीट भी करेगा और पेमेंट कर भी देगा। ठीक है, अगर आपने किसी से लेने हैं पैसे, बिल ऑफ एक्सचेंज की बात कर लें, यहाँ पे हम दूसरे बिल्स की बात कर लें, दोनों ही आ जाएंगे। ठीक है, तो बिल्स के अगर अगर किसी से आपने पेमेंट रिसीव करनी तो पेमेंट रिसीव भी करेगा बैंक। ठीक है, या आपने कोई बिल की पेमेंट करवानी तो बैंक बिल की पेमेंट भी करवाएगा। ठीक है, तो ये भी सर्विसेज कस्टमर को देता है। उसके बाद फॉर रिसीट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आपने किसी, जैसे कि आप किसी इदारे में मतलब पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे आपने फ़ीस अदा करनी है। इदारा कहता है जी फ़लाँ बैंक में जाके फ़लाँ अकाउंट में इतनी जो फ़ीस जमा करवा दें और उसकी जो है रसीद हमें ला कर दिखा दें। ठीक है, तो बैंक जो है डिफरेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो तालीमी इदारे हैं उनकी फ़ीसेस को भी रिसीव करेगा, या फिर आपने अगर कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना तो उसके लिए जो आपने टेस्ट की फ़ीस है वो भी रिसीव करता है बैंक। उसके बाद रिसीट ऑफ डोनेशन। डिफरेंट लोग जो है अपने अतियात वगैरह देते हैं, अपने डोनेशंस देते हैं, अल्लाह की राह में जो पैसा देते हैं उसको भी बैंक जो है वो रिसीव करता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट स्पेशल सर्विसेज है जो बैंक अपने कस्टमर को दे रहा होता है। ठीक है, ये ख़ास किस्म के सर्कमस्टांसिस में। ठीक है, और बैंक जो है अपने सर्विसेज जो है अपने कस्टमर्स को भी देता है और गवर्नमेंट को भी ये सर्विसेज दे रहा है। उसके बाद इश्यूंस ऑफ क्रेडिट कार्ड्स। डिफरेंट लोग जो हैं जिन्होंने क्रेडिट कार्ड और मतलब खुलवाया था, इसमें आगे जाके डिटेल्स टॉपिक है कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, किस तरह से इसका प्रोसेस होता है, किस तरह से इशू किया जाता है, कौन से इसकी करेक्टरिस्टिक्स है, इसको हम आगे जाके डिटेल से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। फ़िलहाल अभी के लिए आप ये याद रख लें कि बैंक जो है एक कार्ड इशू करता है अपने कस्टमर्स को, क्रेडिट कार्ड, जिसकी मदद से कस्टमर जो है शॉपिंग कर सकते हैं,
और महीने बाद जिस तरह एक बिजली का बिल आता है उस तरह से एक क्रेडिट कार्ड का बिल आता है, ठीक है। और जब बिल आएगा तो कस्टमर के बाद ख़ास दिन होते हैं, उन दिनों के अंदर फिर कस्टमर ने इसका बिल बैंक को अदा कर देना होता है। एक कार्ड है जो बैंक से मिल जाएगा आपको, ठीक है, और उसका एक प्रोसीजर होता है, ठीक है, उसको हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जाके। बहरहाल इस कार्ड से आप फ़ायदा क्या उठा सकते हैं, आप जो है कहीं भी जहाँ अगर आपके पास पैसे नहीं है तो इस कार्ड से आप पैसे, ये कार्ड पैसों का काम करेगा, पैसों के ऑल्टरनेटिव है। इसकी मदद से आप शॉपिंग कर सकते हैं, कहीं भी पेमेंट को अदा कर सकते हैं, ठीक है। लिहाजा इसका फौरी तौर पे आपको पैसे नहीं देने पड़ते हैं। इसका महीने बाद जितना भी आप यूज़ कर लेंगे इसको, जितनी इसकी लिमिट है, ठीक है, अगर जितना भी इसमें इस लिमिट के अंदर रहते हुए आपने जितना भी इसको इस्तेमाल कर लिया तो उतना आपको बिल आ जाएगा, और आप इस बिल को फिर जिस तरह की बाकी चीज़ों का बिल अदा करते हैं, बिजली पानी गैस का, इसका भी बिल उस तरह से अदा हो जाएगा बैंक को, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटेड टेलर मशीन है, ठीक है। आपने अक्सर बैंक्स के बाहर मशीन्स लगी देखी, एटीएम मशीन, जहाँ से लोग जो है पेमेंट निकलवा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जब एक कस्टमर जो है बैंक में अकाउंट ओपन करवाता है तो बैंक उसको एक ऑफ़र देता है कि भैया आप एटीएम कार्ड लेना चाहते हैं, ठीक है। एटीएम कार्ड का फ़ायदा ये होता है कि उसकी 24 आवर सर्विस होती है। अगर आपको रात के 12 बजे पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, ठीक है, लेकिन रात के 12 बजे तो बैंक बंद है, उस टाइम जो एटीएम कार्ड आपकी हेल्प कर सकता है, ठीक है। आप जो है अपना एटीएम कार्ड लेकर जाएँ बैंक में, एटीएम मशीन से आप पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एटीएम मशीन से आप 24 आवर्स में एटीएम कार्ड के ज़रिए जो है पैसे निकाल सकते हैं। वरना अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो आप फिर मजबूर हैं, आपको बैंक टाइमिंग में यानी कि 9 to 5 जाना पड़ेगा पैसे लेने के लिए या पेमेंट करने के लिए। उसके बाद का जो टाइम है या उससे जो पहले का टाइम है उस वक्त आप ना पैसे जमा करवा सकते हैं ना पैसे निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो पैसे निकलवाने के लिए जिस मशीन को हम इस्तेमाल करते हैं या पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए जिस मशीन का इस्तेमाल होता है वो ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहलाती है, उसको हम एटीएम कहते हैं, ठीक है। डिफरेंट बैंक्स की बाहर की लगी होती है। उसके बाद कैश डिपॉजिट मशीन, इसके ऑल्टरनेटिव में एक मशीन है, ठीक है, जिस जो कैश डिपॉजिट मशीन है, ये मशीन जो है यहाँ से पैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप पैसे जमा करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये जमा करवाने के लिए भी एक मशीन है। इस मशीन के ज़रिए से आप पैसे बैंक में जमा करवा सकते हैं, लेकिन अब आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम सीडीएम मशीन कहते हैं। ये इतनी कॉमन नहीं है, मतलब खास ब्रांचेज़ में या मेन ब्रांचेज़ में ये सीडीएम मशीन लगी होती है, लेकिन एटीएम मशीन बहुत सारे हर बैंक जो है एटीएम मशीन की सर्विसेज ऑफ़र कर रहा है। लेकिन सीडीएम जो है बैंक की हर ब्रांच में नहीं होती, ठीक है, ख़ास ब्रांचेज़ में होती हैं, या बहुत सारे बैंक जो है उस वहाँ पे ये नहीं भी इस्तेमाल हो रही, ठीक है, लेकिन एटीएम मशीन हर बैंक में इस्तेमाल हो रही है। तो सीडीएम मशीन जो है आने वाले दौर में इसका भी मतलब रुझान ज़्यादा हो जाएगा। लोग अगर आपने पैसे जमा करवाना है तो आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। 9 to 5 जो है आपका टाइम है बैंक का, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। आप रात के 12 बजे भी अगर पैसे जमा करवाने हैं आपने, ठीक है, तो आप सीडीएम मशीन से जाके पैसे वहाँ इंसर्ट करें और आपके अकाउंट में पैसे ऐड हो सकते हैं। बहरहाल 2 बातें मैंने की हैं आपसे, अगर पैसे निकलवाने तो उसके लिए एटीएम मशीन का इस्तेमाल होगा और बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको लाइनों में क्यू में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपने पैसे जमा करवाने हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप सीडीएम मशीन का इस्तेमाल करेंगे, ये भी बैंक के बाहर लगी होती है, ठीक है। इससे आपका टाइम भी बच जाता है, आपकी लेबर भी बच जाती है, ठीक है, आपको लाइन में खड़े होकर इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता। आप दिन के किसी भी हिस्से में आप जाके किसी भी टाइम जाके आप ये काम पैसे निकलवा भी सकते हैं और पैसे जमा भी करवा सकते हैं। आपको बैंक के टाइमिंग के हवाले से जो है आप वो रेस्ट्रिक्शन कोई नहीं होती है आपको, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। इफ एनी क्वेश्चन यू पीपल कैन आस्क नाउ। थैंक यू वेरी मच।